एंग्जियोलिटिक्स लिख लेना। ठीक है, एंग्जियोलिटिक्स में देख बेटा ऐसे है, जो वो ड्रग्स जो एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। यस सर, वो लिखा, उसके बाद हमने एग्जांपल लिखा था बार्बिट्रेट्स। बस फिर तो खत्म हो गया, फिर तो अगला अल्कोहल है। ओके सर। ठीक, अगला तो अल्कोहल है, लिख लेना। हाँ जी, अल्कोहल कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की लिख ले, एक होती है इथाइल अल्कोहल, एक होती है मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल याद रखना पॉइजनस वैरायटी होती है ना, मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस वैरायटी। ठीक है। यस सर। ठीक है, और अगर कम अमाउंट में ली जाए तो ब्लाइंडनेस कर देती है, लार्ज अमाउंट में डेथ कर देती है। ठीक है, लेस अमाउंट में क्या कर देती है? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, और लार्ज अमाउंट में डेथ कर देती है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल लिख लेना, इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक, ठीक है, स्टमक से एब्जॉर्ब होती है एंड मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, है ना, एंड मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। ठीक है, लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है। सर एक बार फिर से बताना। एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, है ना, एंड मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। तो मेन इफेक्ट्स इसके कहां पे आएंगे? स्टमक पे और लीवर पे, है ना। तो मेन इफेक्ट्स विल बी सीन ऑन स्टमक एंड लीवर। ठीक है, मेन इफेक्ट्स विल बी सीन ऑन स्टमक एंड लीवर। ठीक है, स्टमक में ही गैस्ट्राइटिस करती है, इट कॉजेज गैस्ट्राइटिस इन द स्टमक, इन द स्टमक इट कॉजेज गैस्ट्राइटिस, सर स्पेलिंग क्या है ना। ये ऐसे कर लेता हूं, है ना, गैस्ट्राइटिस। ठीक, स्टमक के अंदर एक गैस्ट्राइटिस कर देता है। ठीक है, और लीवर में, ठीक है, ये करता है डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लीवर, इट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ फैट। डिपोजिशन ऑफ फैट, इसको हम नाम देते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम।
ठीक है, फैटी लीवर सिंड्रोम। और अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, तो डेथ हो जाती है। उस कंडीशन को हम जानते हैं लीवर सिरोसिस। ठीक है, इट इज देन कॉल्ड लीवर सिरोसिस। क्लियर हो गया? यस सर। लीवर सिरोसिस। सर ये भी कम अमाउंट पे लेने पे भी हो जाता है? हाँ, कम अमाउंट ले लो, लंबे टाइम ले लो, हो ही जाता है यार ये। इसलिए शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान और शराब दोनों। यस सर। भाई पैरालंपिक्स में बड़े सारे मेडल आ गए हैं ना। यस सर। ठीक है, फिर अगला लिख लो। इट इफेक्ट ऑन ब्रेन, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ब्रेन। ठीक है, इफेक्ट ऑन ब्रेन। ठीक है, इट डिप्रेसेस ब्रेन। अल्कोहल ना ब्रेन को डिप्रेस कर देती है। ठीक है, इट डिप्रेसेस ब्रेन। ठीक है, और याद रखना थिंकिंग पावर रिड्यूसेस, थिंकिंग पावर कम हो जाती है। थिंकिंग पावर रिड्यूसेस। सर ऐसा क्या करता है ये थिंकिंग पावर? अरे ब्रेन कम हो गया ना, ब्रेन को कम कर दिया। जैसे ही ब्रेन को कम किया, सोचने समझने की शक्ति खत्म। यस सर। ठीक है, सर ब्रेन को कम करने का मतलब क्या होगा? हाँ, ब्रेन को ब्रेन कम करने ब्रेन की फंक्शन ब्रेन का फंक्शन कम कर देता है। यस सर। ठीक है, ब्रेन का फंक्शन कम कर देता है। ठीक है, तो यस सर। ड्राइविंग बिकम्स रैश। लोगों को लगता है कि बस हम यहां से निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, जो सामने क्लिनिक दिख रहा है, जो सामने ट्रैफिक दिख रहा है, इसके ऊपर से उड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना, इफेक्ट ऑन बॉडी हीट। इफेक्ट ऑन बॉडी हीट। बॉडी हीट तो लिख लेना, ठीक है। अल्कोहल रीडिस्ट्रीब्यूट्स बॉडी हीट। अल्कोहल हमारी बॉडी हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अल्कोहल रीडिस्ट्रीब्यूट्स अवर बॉडी हीट। ठीक है, तो हमें सेंस ऑफ वार्मथ देता है। तो लोग सर्दियों में पी लेते हैं ना शराब, वैसे तो कभी भी पीना गलत ही है। सर कश्मीर वगैरह में भी बहुत ज़्यादा है।
पहाड़ों पे, पर सब गलत है ना। हमें ऐसा लगता है जैसे गर्मी आ गई। ये था अल्कोहल। अब आप आ जाओ स्मोकिंग। जरा तुम मुझे सिगरेट स्मोक के कंपोनेंट्स बता दो। कंपोनेंट्स ऑफ सिगरेट स्मोक। निकोटीन। सबसे पहले बिल्कुल से कह रहे हो, निकोटिन। निकोटिन। ठीक है, निकोटिन का साइंटिफिक नेम होता है निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, और ये ना मेन हैबिट फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट होता है सिगरेट स्मोक का। ठीक है, इट इज द मेन हैबिट फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट ऑफ सिगरेट स्मोक। मेन हैबिट फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट होता है सिगरेट स्मोक का। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होता है? दूसरे नंबर पे आते हैं बेंजोपायरेंस, है ना। बेंजोपायरेंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे बेंजोपायरेंस, ये ना कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट होता है सिगरेट स्मोक का। सर ये स्पेलिंग लिख दीजिए एक बार। बेंजोपायरेंस, BENZPYRENES, बेंजोपायरेंस। ये ना कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट होता है सिगरेट स्मोक का। ठीक है, तीसरा लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर इसको डाले बिना फिर काम नहीं चलेगा। नहीं ये तो उसमें बर्निंग के दौरान आता है जब सिगरेट जलती है। ठीक है, और तीसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड impairs, है ना, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। क्लियर हो गया? यस सर। अब हमारा इसका अगला पार्ट आता है, और वो अगला पार्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के बाद फिर डिस्कस करेंगे एड्स। इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, इम्यूनिटी दो तरह की होती है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी ना दो तरह की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट लिख लो, इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है। इन्नेट इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ।
ठीक है, इनेट एंड एक्वायर्ड। पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ होती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी का जरा मुझे, इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इनबॉर्न इम्यूनिटी ना, हम इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। हाँ आ रहा हूं, एक सेकेंड बेटा, मैं पानी ले लूंगा, आ रहा हूं, होल्ड करो। हाँ बेटा बताओ, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? प्रेजेंट ना, बाय बर्थ। बट इनबॉर्न, इनबॉर्न इम्यूनिटी है ना, इनबॉर्न। इनेट इम्यूनिटी के ना याद रखना 4 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स प्रेजेंट इन इनेट इम्यूनिटी। ठीक, इनेट इम्यूनिटी के 4 तरह के बैरियर्स होते हैं। क्लियर है? जरा मुझे बताओ, किसने पढ़ा हुआ है 4 तरह के बैरियर्स? पहले नंबर पर होते हैं फिजिकल बैरियर्स। पहले नंबर पे फिजिकल बैरियर। हाँ जी, फिजिकल बैरियर कौन बता रहा है? लिख लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिजिकल बैरियर में पहला होता है स्किन। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना, स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, स्किन हमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है? लिख लो। जो हमारी स्किन का आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, वो डेड लेयर होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड लेयर। अच्छा बता दो, डेड होने से क्या फायदा होगा? क्या तुम्हारे घर में, है ना, जो कुर्सी पड़ी हुई है प्लास्टिक की, उस पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा? माइक्रो जिस ऑर्गेनिज्म स्टील की एंटर नहीं थाली, करेगा बॉडी में। जिस स्टील की थाली में खाना खाते हो, क्या उस पे वायरस ग्रो करेगा? नहीं, है ना। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग चीज पे ग्रो करते हैं, वो डेड चीज पे उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, क्यों ग्रो करेंगे उसके ऊपर? ठीक है, तो याद रखना कि डेड होने की वजह से इसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ग्रो ऑन स्किन, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। जब तक बेटा ये वाली लेयर सही सलामत है ना, तब तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तब तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही चोट लगी, ऊपर की लेयर उतर गई, ऊपर की लेयर उतरते नीचे की लेयर आ गई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आ जाएगी। नीचे की लेयर लिविंग होती है। अच्छा, फिजिकल में जरा कोई दूसरा बता दो। हेयर हेयर। एंड सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन नोज। हेयर, है ना, एंड सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन द नोज।
ये क्या करते हैं, इनकमिंग एयर को फिल्टर करते हैं फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर म्यूकस हो सकता है क्या? हाँ बता रहा हूं, हेयर सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन द नोज, इनकमिंग एयर को फिल्टर करते हैं फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरे नंबर पर आता है म्यूकस। सर 1 मिनट हेयर का बता दीजिए। फिल्टर करते हैं अंदर आती हुई एयर को नाक में फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर म्यूकस भी सेम काम लिख लो, फिल्टर्स इनकमिंग एयर। है ना, फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? और चौथा लिख लो इंटैक्ट म्यूकोसा, फिजिकल में चौथा इंटैक्ट म्यूकोसा। जब तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकोसा साबुत है तब तक भी कुछ नहीं हो सकता। खांस के जब हमारा म्यूकोसा छिल जाता है तो उसमें इंफेक्शन आ जाता है। इंटैक्ट म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हो गया बेटा फिजिकल? ठीक है बेटा, अब आ जा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर लिख लो बेटा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर किसे कहते हैं? सबसे पहले लिख ले बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन है ना, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। है ना, एसिडिक कंडीशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एसिडिक नेचर जो होती है ना वो बेटा जर्म्स को मार देती है। तुम बताओ जरा एसिडिक नेचर कहां कहां पे होती है? स्टमक में, यूरिन में, यूरेथ्रा में, वजाइना में, माउथ में। है ना बेटा, ये एसिडिक नेचर होती है। सर वेजाइना में एसिडिक? हाँ बेटा, वेजाइना एसिडिक होती है। लैक्टोबैसिलस, ड्यूडेनल बैसिलस, ये सब होते हैं उसके अंदर। कोई भी ऐसी चीज बेटा जो हमारी बॉडी की डायरेक्ट एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है वहां पर बेटा इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं, तो वहां पे एसिडिक नेचर दी ही जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जब हम रिप्रोडक्शन कर रहे थे बताया था ना बेटा कि वेजाइना के टिप पर एक ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर में स्पर्म्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जो बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होते हैं वो वेजाइना को एल्कलाइन बना देते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस। चलो, एक हो गया बेटा एसिडिक नेचर। दूसरा बताओ बेटा फिजियोलॉजिकल में लाइसोजाइम्स। दूसरे होते हैं बेटा लाइसोजाइम। है ना, लाइसोजाइम्स क्या करते हैं बेटा? लाइसोजाइम्स जर्म्स को मारते हैं। है ना, दे किल जर्म्स।
ये बेटा जर्म्स को मारते हैं। जरा बता दे लाइसोजाइम कहाँ कहाँ होते हैं बेटा? टीयर्स में होते हैं, स्वेट में होते हैं, सलाइवा में होते हैं, स्वेट में नहीं, टीयर्स में होते हैं, सलाइवा में होते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम भी हो गया। आगे चलूं बेटा? यस सर। तीसरा लिखो बेटा, थर्ड लिखो, इनेट में तीसरा लिखो बेटा, है ना, सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स। फिर फिजियोलॉजिकल में फीवर नहीं आ सकता और रेडनेस जैसे हो हाँ जाए? आता है बेटा, बिल्कुल आता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता। सर जैसे रेडनेस हो जाए तो वो भी होता है फिजियोलॉजिकल में? हाँ बेटा होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मैं एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा ना, क्योंकि फिर कई बार आपको लगेगा कि फीवर तो फिर अच्छा हो गया बॉडी के लिए, है ना, तो वो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, उसको एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं कोई ऐसी चीज एक्सप्लेन कर दूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो वहां पे जाके ना आंसर गलत टिक हो जाता है उसके हिसाब से, है ना। सेलुलर बैरियर, ठीक है, सेलुलर बैरियर क्या होता है कि कुछ ना बॉडी के सेल्स होते हैं बेटा, है ना, लिख लेना, सर्टेन डब्ल्यूबीसीज ऑफ द बॉडी। कौन कौन से बेटा? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फीवर बताओ बेटा कैसे डिफेंस मैकेनिज्म है? एक्चुअली क्या होता है, जब किसी आदमी को फीवर होता है ना, तो उस आदमी का टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, अब उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया गया हुआ है उसके लिए सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जैसे ही सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बैक्टीरिया के, मतलब हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी उसके लिए एनवायरमेंट है ना, तो बैक्टीरिया के एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। बट प्रॉब्लम, ये सेम प्रॉब्लम उस आदमी के साथ भी आ जाएगी, है ना, कि जैसे ही किसी की बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, बुखार होता है, फीवर होता है, तो उस आदमी के एंजाइम्स भी काम करना बंद कर देते हैं और उस आदमी की भी डेथ हो जाती है। इसलिए हाई फीवर शुड बी अवॉइडेड। ओके सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, एक और लिख लो। अब हम कहाँ गए? लिख लो, सर्टेन एनिमल्स, सर्टेन डब्ल्यूबीसीज लाइक न्यूट्रोफिल्स, है ना, मोनोसाइट्स, ठीक है, लिम्फो मोनोसाइट्स, फिर पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये सब बेटा क्या काम करते हैं? ठीक है, ये सारे के सारे बेटा उससे बाहर आ जाते हैं, है ना, दे कम आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। मान लो ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है, तो बेटा ये इन्फेक्शन की तरफ को चल पड़ेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डायपिडेसिस। रास्ते में बेटा इनका साइज बढ़ जाता है, अब कहलाते हैं मैक्रोफेजेस, और ये उसको खा जाएंगे इन्फेक्शन को।
सर मैक्रोफेजेस कब कहलाते हैं? मैक्रोफेजेस जब इनका साइज बढ़ जाता है। सर ये एक बार और बता दीजिए। जो ये वाले सेल्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये ना बाहर आ जाते हैं ब्लड वेसल से, ठीक है। और ब्लड वेसल से बाहर आकर के, ब्लड वेसल से बाहर आकर के ये डब्ल्यू लिख लो, इसको लिख लो, है ना। तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, पीएमएनएल, है ना, these cells comes out of WBC, comes out of blood vessels, comes out of blood vessels, comes out of blood vessels, ठीक है, and migrates out of blood vessels, है ना, and migrates towards, migrates towards the infection, towards infection, ठीक है। ये जो माइग्रेशन है बेटा, इस माइग्रेशन को हम डायपिडेसिस कहते हैं। दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड डायपिडेसिस, DIAPEDESIS। इस माइग्रेशन को बेटा हम डायपिडेसिस कहते हैं, ठीक है। और रास्ते में इनका साइज बढ़ जाता है, दे एनलार्ज इन साइज, रास्ते में बेटा इनका साइज बढ़ जाता है ना, दे एनलार्ज इन साइज, ठीक है। अब हम इनको नाम देते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रो मतलब बड़ा हो गया ना बेटा, ठीक है। नाउ दे आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। है ना, नाउ दे आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। दे एंगल्फ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। इस प्रोसेस को नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या सर दे एंगल्फ? सर दे एंगल्स के बाद क्या बताया था आपने? हो गया बेटा। सर एंगल्फ के बाद क्या बोला? दे एंगल्फ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे। सर इस प्रोसेस को क्या बताया था आपने? फैगोसाइटोसिस, सॉरी सर। फैगोसाइटोसिस। कितने, 3 हो गए ना। यस सर। अब चौथा लिखो बेटा। चौथा होता है ना, 4th नंबर होता है साइटोकाइन बैरियर। फोर्थ होता है बेटा साइटोकाइन बैरियर।
ठीक है, लिख लेना। जो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं ना बेटा, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। द वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीजेस ए केमिकल, उसको हम कहते हैं बेटा इंटरफेरॉन, प्रोटीन होता है ये, लिख लो। द वायरस इन्फेक्टेड सेल ठीक है, रिलीजेस ए प्रोटीन, ठीक है, कॉल्ड इंटरफेरॉन, ठीक है, कॉल्ड इंटरफेरॉन। सर इनफेरॉन है या इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन, इंटर, तुम गलत क्यों लिख दिया जी स्पेलिंग? FERON, सर मैंने तो सही लिखी थी। इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं, ये मान लो हेल्दी सेल्स हैं, उनके चारों तरफ बेटा एक लेयर बना लेते हैं, है ना। और अब वायरस इस हेल्दी सेल को बेटा डैमेज नहीं कर पाएगा, है ना। दीज इंटरफेरॉन्स फॉर्म्स ए लेयर अराउंड हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। इंटरफेरॉन फॉर्म्स ए लेयर अराउंड हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये जो हेल्दी सेल्स हैं बेटा बॉडी के, दे विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अटैक ऑफ वायरस। क्लियर हो गया बेटा सबको? सर लेयर सराउंडेड के बाद क्या बताया था? अराउंड हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी, दे फॉर्म ए लेयर अराउंड हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हेल्दी सेल्स के आसपास अगर एक लेयर आ गया चारों तरफ, तो वायरस उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। सर तो फिर वायरस फिर भी इतना खतरनाक होता है? हाँ, अरे वायरस बड़ा खतरनाक होता है भाई, ठीक है। इन सबको तोड़ ताड़ के आगे निकल जाता है, ठीक है। अभी देखा नहीं थर्ड वेव का, तुम्हें क्या लग रहा है? सर खतरनाक तरीके से आने वाला है। आने वाली है अक्टूबर। सर क्योंकि मतलब 9 से 12 तक के स्कूल खुल गया ना, पर उन 6 से 12 तक हाँ, के नहीं खोले थे। 6 से सर 6 to 12 खुल जाएंगे ना 8 तारीख से, वो नहीं ओ, खुलने चाहिए। और यही वो ग्रुप है जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, यस सर। और जिनको पहले भी कोविड नहीं हुआ है। तो इस ग्रुप के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई ही नहीं अब तक। जो नेचुरल है वो एक अलग बात है, वो बहुत कम है इसके अगेंस्ट। अगर यार ये आ गई अक्टूबर में, फिर तो हालत खराब हो जाएगी। सर अमेरिका में तो वैक्सीन लगी हुई है, वो लोग भी मर रहे हैं। वो लोग भी हो रहे हैं, ले बता। यस सर। सर 1000 हो गई, मतलब 1000 लोग रोज मर रहे हैं वहाँ पर। 1000 की डेथ डेली। ये क्या चक्कर क्या है? ये नए नए वेरिएंट जो आ रहे हैं ना, नए नए म्यूटेंट जो आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब डेल्टा सर प्लस, ये भी शायद राइनो वायरस की तरह ही है। डेल्टा प्लस ना, इस बार डेल्टा प्लस की कह रहे हैं ना, थर्ड वेव। यस गामा भी आ गया थी। यस सर, गामा भी आ गई है। सो इसके बाद क्या होगा? 1 + cos थीटा।
जब अल्फा बीटा गामा सब खत्म हो जाएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ही तो आएगा। हे भगवान, ये क्या गामा भी आ गया कोई? रो आएगा। अच्छा चलो, यस सर। चल अब आगे बेटा हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट के 4 आपने देख लिए, अब हम आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर करते हैं ना, लिख लेना बेटा, इम्यूनिटी विच ए पर्सन एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। है ना, विच ए पर्सन एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। ठीक है बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी बेटा 4 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, जरा बता दे कौन कौन से 4 होते हैं बेटा। पहला होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी क्या होती है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वाइड रेंज ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वाइड रेंज ऑफ एंटीजेंस। सर वाइड रेंज ऑफ एंटीजेंस मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचान जाता है। डाइवर्सिटी, है ना, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वाइड रेंज ऑफ एंटीजेंस। यस सर। ठीक है, तीसरा होता है बेटा स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, ये क्या होती है बेटा? स्पेसिफिसिटी होती है कि जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटीजन के स्पेसिफिक बनती है ना। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इज स्पेसिफिक टू एंटीजन। इज स्पेसिफिक टू एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे के स्पेसिफिक होते हैं बेटा। जैसे अगर टीबी का बैक्टीरिया आया, ठीक है, और टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, तो वो एंटीबॉडी बेटा डिप्थीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। क्लियर हो गया? यस सर। और चौथा होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स। सर लेकिन अगर ऐसा होता तो बहुत ज्यादा फायदा होता। हाँ, क्रॉस इम्यूनिटी आती है, लेकिन क्रॉस इम्यूनिटी बेटा तभी आती है जब एंटीजन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हो। जैसे जो कोविशील्ड बनाई है ना बेटा, वो क्या है कि वो जो उसमें जो एडिनो वायरस डालते हैं वो बहुत ही क्लोज होता है कोरोना वायरस के। तो कोविशील्ड ऐसी तो काम करती है, हम उसका इन्फेक्शन करवा देते हैं एडिनो वायरस का, तभी तो कोविशील्ड में कई बार बुखार बुखार आ जाता है। ठीक है, वो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है, पर वो क्रॉस इम्यूनिटी दे देता है अगेंस्ट कोरोना। ठीक है, तो वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं ना, फर्स्ट कजन्स होते हैं जब आपस में एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो आ जाती है क्रॉस इम्यूनिटी, नहीं तो नहीं आती। सर एक बार थर्ड वाला बता दीजिए। स्पेसिफिसिटी लिख लेना, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इज स्पेसिफिक टू एंटीजन। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, है ना, इज स्पेसिफिक टू एंटीजन।
क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। अगला जब लेख, ऐसे फर्स्ट कजन से फाइंड कर देते कोरोना वायरस के तो बहुत जल्दी भी कर सकते थे। क्या बता बेटा बेटा? तो मतलब कोविशील्ड तो बहुत जल्दी बन जानी चाहिए थी इस हिसाब से। नहीं, इन जो ये होती है ना बेटा वैक्सीन, ये तो बन जाती हैं, इनको बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम आती है बेटा उसकी जो टेस्टिंग होती है, जो उसका जो प्रोटोकॉल है वो बहुत टाइम लेता है। पहला राउंड टेस्टिंग का, फिर सेकंड फेज टेस्टिंग का, फिर थर्ड फेज टेस्टिंग का, ऐसे। यस सर। ठीक है, अच्छा 4th नंबर पे लिख लो बेटा मेमोरी सेल्स। तो एक बार एंटीजन डिस्ट्रॉय हो गया तो एंटीबॉडी बेटा हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है एज मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो वंस द एंटीजन हैज बीन डिस्ट्रॉयड, the antibody is then stored in the body as memory cells। और अब ये बेटा हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगी। मेमोरी का मतलब याददाश्त, तो इसे याद रहेगा कि ये पहले भी आया हुआ एंटीजन, फटाक से उसे मारेगी एंटीबॉडी बना के। So they are stored in the body as memory cells। हाँ, 4 कंपोनेंट्स क्लियर हो गए एक्वायर्ड के। ठीक है, अब हम बेटा इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कुछ बताएंगे? हाँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा एंटीजन क्या होता है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीजन। ये हो गया एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन। एंटीजन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? लिख लेना, एनी केमिकल which after entering the body, now which after entering the body which after entering the body stimulates immune system to form antibody, stimulates immune system है ना to form antibody। ठीक है बेटा। जनरली जो एंटीजन होता है ना वो प्रोटीन होता है या पॉलीसेकेराइड होता है जनरली, है ना। तो जनरली एंटीजन इज ए प्रोटीन और ए पॉलीसेकेराइड। जनरली एंटीजन प्रोटीन होता है या पॉलीसेकेराइड होता है। एक सेकंड होल्ड करो बेटा। अब आ जाओ एंटीबॉडी, एक सेकंड होल्ड करना बेटा।
ठीक है, स्टिमुलेट्स इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडी। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी लिख लेना बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीबॉडी इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एंटीबॉडी इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। सर ग्लाइको की स्पेलिंग क्या है ना, GLYCO। ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ठीक है, इन रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड के बाद इन रेस्पॉन्स ठीक है, टू है ना, इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, इट किल्स द एंटीजन, है ना, और ये एंटीजन को बेटा मार देता है। इट किल्स द एंटीजन। तो कितना टाइम लगता है एंटीबॉडी बनने में? अलग अलग के लिए बेटा अलग अलग होती है ना, अलग अलग के लिए अलग अलग बनती है। अब आप लिखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। फिर कैसे मार देता है एंटीजन को? है ना, अब बता रहा हूं अभी। अब लिखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। बनाओ, अब स्ट्रक्चर बनाओ बेटा एंटीबॉडी का। स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का अपना जो है एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी में से वो स्ट्रक्चर निकालो बेटा। देखो, जो ये एंटीबॉडी होती है बेटा, जो एंटीबॉडी होती है वो वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ठीक, इट इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर ना 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स होती हैं बेटा। ठीक है, ऐसे रहता है ना, तो इट कंटेन्स 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स। ठीक है, 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती है। बना लेना, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये वाली होती है बेटा लाइट चेन, लाइट चेन, और ये होती है हैवी चेन। है ना, लाइट चेन और हैवी चेन। क्लियर हो गया? और हर एक के अंदर बेटा 2 टर्मिनल्स होते हैं। ये होता है सी टर्मिनल, ठीक है, और ये होता है बेटा एन टर्मिनल।
सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, और ये सारे आपस में बेटा ज्वाइंट हो जाते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, ये सारे के सारे बेटा आपस में ज्वाइन हो जाते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये आगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इसको बेटा अच्छे से बना लो एनसीईआरटी देख करके, इसके आने के ना बहुत चांस रहते हैं बेटा। ये आगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो ये वाला डायग्राम, ये वाला चैप्टर खोलो बेटा और इसका डायग्राम ढूंढो आप, डाइसल्फ है ना, और उसको अभी अभी बना डालो, बिल्कुल अभी 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। सर बाद में बना लेंगे सर। नहीं, अभी अभी बिल्कुल अभी 2 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ, 4 मिनट दे रहा हूँ, अभी के अभी बनाना है। बना लिया बेटा आप लोगों ने? सर बस 1 मिनट। हाँ बना लो बना लो, और उसको बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन सर। ये सी और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ बेटा, हाँ सी होता है कांस्टेंट फ्रैक्शन, और एन एन होता है बेटा नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल फ्रैक्शन। जो एक- एंटीजन होता है बेटा वो एन टर्मिनल से कंबाइन करता है।
नॉन कांस्टेंट क्यों बोला है ना, क्योंकि वेरिएबल टर्मिनल होता है, इस पे बेटा अलग अलग आकर के जुड़ जाते हैं एंटीजेंस। चलें बेटा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, लिख लेना। एन एंटी, अब क्वेश्चन आता है बेटा जो आप पूछ रहे थे, हाउ डज एन एंटीबॉडी किल एन एंटीजन? हाउ डज एन एंटीबॉडी किल एन एंटीजन? ठीक है, लिख ले, एन एंटीबॉडी किल्स एन एंटीजन इन 3 स्टेप्स। ठीक है, तो लिख लो, एन एंटीबॉडी किल्स एन एंटीजन इन 3 स्टेप्स। ठीक है, पहला स्टेप लिखो। पहला स्टेप होता है बेटा एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, जितने भी एंटीजन है बेटा उन सबको एक साथ क्लम्प कर दिया जाता है। ठीक है, ऑल द एंटीजन्स आर क्लम्प टुगेदर। क्लम्प मतलब जोड़ दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, क्लम्प टुगेदर। दूसरा स्टेप होता है बेटा, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि ये जो क्लम्प्ड एंटीजेंस होते हैं बेटा, इनके चारों तरफ एंटीबॉडी एक लेयर बना देती है। तो ऑप्सोनाइजेशन में लिख लेना, ए लेयर इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, है ना, द एंटीजेंस विच आर क्लम्प्ड टुगेदर। द एंटीजेंस, है ना, विच आर क्लम्प्ड टुगेदर। थर्ड स्टेप होता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, है ना, ऑफ द टॉक्सिन्स ऑफ द एंटीजन बाय द एंटीबॉडी। न्यूट्रलाइजेशन, है ना, ऑफ द टॉक्सिन्स ऑफ द एंटीजन बाय द एंटीबॉडी। तीन स्टेप्स क्लियर हो गए बेटा आप सबको? लास्ट वाला एक बार और बोलते। न्यूट्रलाइजेशन, वो सेंटेंस है ना, न्यूट्रलाइजेशन होता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन of the toxins of the antigen by the antibody. Toxins of the antigen by the antibody.
इससे क्या ये हो होगा? गया। हाँ बस खत्म, टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो क्या गया है? टॉक्सिन। टॉक्सिन्स होते हैं बेटा एंटीजन के केमिकल्स होते हैं जो बीमारी करते हैं। ओके। अभी मैं ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा? सर आप वो मीटिंग मैं हूं ना मीटिंग में। हाँ चल नेक्स्ट लिख ले, नेक्स्ट लिख ले। अब ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, ठीक है, ये एक्चुअली है क्या बताओ? हम तब से बोल रहे हैं ना बेटा कि इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। हेलो, यस सर। इम्यून सिस्टम होता है क्या बेटा? सर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ मतलब ठीक है, किस चीज का बना होता है? तो हम लिख, अब हमारा क्वेश्चन सबसे पहले यही आएगा ना कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम मेड अप ऑफ, है ना, यही आएगा ना हमारा। तो लिख लो व्हाट इज इम्यून सिस्टम मेड अप ऑफ। लिख लो बेटा, इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ, है ना, इम्यून सिस्टम बना होता है बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन्स का। नजर आ रहा है स्क्रीन? सर प्रेजेंटिंग लिखा रहा है बट स्क्रीन नहीं आ रही, डी आ रहा है। ऐसा है, पता नहीं अब यस आइए। सर, ऐसा ही। ठीक है ना। तो तो इम्यून सिस्टम बेटा बना होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का। ठीक है, अभी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? जो लिम्फ के बने हो। हेलो, यस सर। ठीक है, तो लिख लो बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले बेटा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, अगर एक प्राइमरी है तो दूसरे कौन से हो गए बेटा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो हेडिंग दे दो बेटा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दोज लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दोज लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना, इन विच लिम्फोसाइट ओरिजिनेट्स एंड मैच्योर्स। वो लिम्फॉइड ऑर्गन जिसमें लिम्फोसाइट ओरिजिनेट करते हैं और मैच्योर करते हैं। सर अभी आपने जो लाइन बोली एक बार दोबारा बोलिएगा। मैंने लिख दी, देखो बेटा, दोज ऑर्गन्स इन विच लिम्फोसाइट ओरिजिनेट्स एंड मैच्योर्स। इसको बेटा एग्जाम्पल होता है बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है बेटा बोन मैरो एंड थाइमस, है ना, बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, फिर आते हैं बेटा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, फिर आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जिसमें ना लिम्फोसाइट इंटरैक्ट करते हैं विद एंटीजेंस, है ना, ऑर्गन्स इन विच लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट विद एंटीजेंस, है ना, एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई चलती है। लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट विद एंटीजन, विद एंटीजन,
ठीक है, जिसमें बेटा लिम्फोसाइट इंटरेक्ट कर जाते हैं विद एंटीजन। क्लियर हो गया बेटा? चल बता दे बेटा कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं स्प्लैट, इससे याद रख सकते हो। स्प्लीन, एस से बेटा स्प्लीन, पी से बेटा पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस, एल से बेटा लिम्फोसाइट्स, ए से बेटा अपेंडिक्स, ठीक है, और टी से बेटा टॉन्सिल। ठीक है, ये हो गया बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है, अगला लिख लो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो। टॉन्सिल में क्या होता है? टॉन्सिल गले में होते तो हैं, ये भी तो लिम्फ के बने होते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये पेयर्स पैचेस क्या होता है? पेयर्स पैचेस बेटा इलियम के अंदर टॉन्सिल्स के जितने बड़े लिम्फ के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, स्प्लीन? स्प्लीन हमारी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहलाती है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर होती है। सर, ठीक है, चल अब नेक्स्ट आ जा, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। व्हाट आर द मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम? है ना क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम? है ना, व्हाट आर द मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम? याद रखना बेटा, WBCs आर द मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, WBC है ना, आर द मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। और WBC में भी बेटा कौन से? मेनली लिम्फोसाइट्स। ठीक है बेटा, है ना, WBCs आर द मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना, मेनली कौन से? लिम्फोसाइट्स। है ना, मेनली कौन से? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट बेटा दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और बेटा टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर हो गया? लिम्फोसाइट कितनी तरह के होते हैं बता दो बेटा? बी एंड टी। ठीक है, पहला हेडिंग दो बेटा बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स लिख लेना, दोज लिम्फोसाइट्स, है ना, दोज लिम्फोसाइट्स
ठीक है, विच ओरिजिनेट्स इन बोन मैरो, विच ओरिजिनेट्स इन बोन मैरो, ठीक है, विच ओरिजिनेट्स इन बोन मैरो एंड मैच्योर्स इन द बोन मैरो इटसेल्फ, ठीक है, एंड मैच्योर्स इन द बोन मैरो इटसेल्फ, ठीक है, विच ओरिजिनेट्स इन द बोन मैरो, ठीक है, एंड मैच्योर्स इन द बोन मैरो इटसेल्फ, ठीक है, बोन मैरो में मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ये बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, दे प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अभी ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है बता दें, जिसमें ना एंटीबॉडीज ब्लड और लिम्फ में सर्कुलेट करती हैं, है ना। तो ह्यूमर का मतलब ही सर्कुलेटिंग होता है, ह्यूमर का मतलब ही सर्कुलेटिंग होता है। तो लिख लेना, इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज सर्कुलेट्स इन ब्लड एंड लिम्फ, एंटीबॉडीज सर्कुलेट्स इन ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। दूसरे नंबर पे होते हैं बेटा टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, विच ओरिजिनेट्स इन बोन मैरो, migrates to thymus for their development, ठीक है, originates in bone marrow, ठीक है, migrates to thymus for their development, migrates to thymus for their development, ठीक है, they are responsible for cell mediated immunity, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर CMI। CMI क्या होती है बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्लियर हो गया। और ये जो बेटा CMI होती है, यही रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए ग्राफ्ट और ए ट्रांसप्लांट, ठीक है। दिस CMI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ बेटा, दिस CMI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, CMI is responsible for acceptance or rejection of a graft or a transplant. सर लास्ट वर्ड क्या बोला आपने? CMI is responsible for acceptance or rejection of a graft or a transplant, है ना। कोई भी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो बेटा इसी पे डिपेंड करता है, CMI पे। क्लियर हो गया। आगे चलो बेटा, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बेटा वो 3 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स 3 तरह के होते हैं। हेल्पर, हेल्पर T4 लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं बेटा किलर, और तीसरे होते हैं सप्रेसर। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बेटा हेल्पर T4 लिम्फोसाइट्स। ठीक है, याद रखना बेटा ये मेन सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, दे आर द मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है बेटा,
ये मेन सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के। ठीक है, यही रिकॉग्नाइज करते हैं इनकमिंग एंटीजन को। ठीक है, दे रिकॉग्नाइज द इनकमिंग एंटीजन। ठीक है, और ये बेटा बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं टू फॉर्म एंटीबॉडीज। दे स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स टू फॉर्म एंटीबॉडीज। They stimulate B lymphocytes to form antibodies. To form antibodies. ठीक है बेटा, बी लिम्फोसाइट्स चेंज हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स। बी लिम्फोसाइट चेंजेस इनटू प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स बेटा एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हो गया बेटा वो हेल्पर T4 सेल्स हो गए। अगर ये लिम्फोसाइट, अगर ये एंटीजन को नहीं पहचानेंगे तो आगे का काम ही नहीं होगा। ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं बेटा बी लिम्फोसाइट्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट बेटा चेंज हो जाती है इनटू प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स बेटा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, HIV का वायरस बेटा जाके इसी को मारता है सबसे पहले, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है, इम्यून सिस्टम, है ना। HIV का वायरस सबसे पहले जाके बेटा हेल्पर T4 सेल्स को ही मारता है, तो पूरा इम्यून सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। सर ये हाँ बेटा, सर इसके मरने के बाद तो सभी फिर तो हाँ पूरा ही कोलैप्स हो गया ना, सबसे पहले यही था, इसी को मार दिया। चलो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो बेटा किलर से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो हैप्पी टीचर्स डे है सबको। और आपका हैप्पी टीचर्स डे। हाँ, आपको पता है ना SRK का बर्थडे होता है ये। SRK कौन? टीचर्स डे। हाँ, SRK के बर्थडे पे ही तो मनाते हैं टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यस सर। ये हमारे बेटा देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे, पर तुम जो सोच रहे हो वो भी मैं समझ सकता हूँ। नहीं सर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। अबे प्रेसिडेंट थे, हाँ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे, और सेकंड प्रेसिडेंट थे, हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे बेटा। यस सर। ठीक है, ये बहुत बड़े टीचर थे, है ना, फिलोसफर थे, तो उन्हीं के उस पे मनाया सर ये जाता है। PhD थे क्या? ये शायद PhD थे। यस सर, डॉक्टर शायद, मुझे मेरे, क्योंकि ही वाज बेसिकली ए वेरी गुड प्रोफेसर, बहुत बड़े आदमी थे। चलो बेटा फिर, थैंक्स यू, बाय, सी यू, गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट बेटा।